आसमान में जब उड़ना है बादलों की तरफ, आसमान में जब उड़ना है बादलों की तरफ, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी पागलों की तरह। तो हेलो दोस्तों, जेपी वर्ल्ड एजुकेशन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने विज्ञान के बारे में अध्ययन किया कि ये विज्ञान है क्या, विज्ञान का मानव जीवन में क्या महत्व है, विज्ञान न होता तो क्या मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है, रिलेशन है, इन सभी चीजों के बारे में पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान की शाखाएं कितनी हैं, सभी शाखाओं का क्लियर डिफिनीशन क्या होता है। अगर किसी ने पूछ दिया कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, किसी ने पूछ दिया जीव विज्ञान किसे कहते हैं, किसी ने पूछ दिया कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो इसका क्लियर डिफिनीशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज जब पोषक तत्व पा जाता है, जमीन से नमी और पोषक तत्व मिल जाता है, तो वह जो बीज होता है उसमें दो चीजें निकलती है। एक रूट्स निकलता है नीचे की ओर जिसको जड़ हम बोलते हैं, एक स्टीम ऊपर की ओर निकलता है जिसको हम तना कहते हैं। फिर जब और अधिक उसमें पोषक तत्व मिलते हैं तो वही तना दो तीन भागों में विघटित हो जाती है। फिर और पोषक तत्व मिलते जाते हैं तो उन तना यानी शाखा में से शाखा निकलती जाती है, शाखा में से शाखा निकलती जाती है, और इस प्रकार कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि एक जो छोटा सा पौधा था आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। उसी से कोरिलेट करेंगे अपने इस साइंस को, विज्ञान को, तो हमें मिलेगा कि विज्ञान ये है, साइंस ये है। विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर इसकी दो दो शाखाएं हैं, फिजिक्स का मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। केमिस्ट्री की ब्रांचेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बायोलॉजी की ब्रांचेज है जूलॉजी और बॉटनी। ये हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास फर्स्ट से लेकर के और हम लोग 8 तक, क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8 तक हम लोग साइंस पढ़ते हैं। जब हम लोग 9th 10th में जाते हैं, 9th 10th में जाते हैं तो इसी साइंस की तीन ब्रांचेज हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर जब हम लोग 11th 12th में जाते हैं तो इसे फिजिक्स की जो दो ब्रांचेज हो जाती है, केमिस्ट्री की दो ब्रांचेज हो जाती है, बायो की दो ब्रांचेज हो जाती है। यानी एक चीज से अगर साइंस को बीज मान लें तो इससे तीन शाखाएं निकली, उन शाखाओं में से दो शाखाएं निकली। फिर उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी करते हैं, तो इन शाखाओं में से शाखाएं निकलती हैं। इस मैकेनिक्स की 6 बुक में आपको मिलेंगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की 6 बुक मिलेगी। फिर एमएससी करेंगे तो उस ब्रांच में से ब्रांच मिलेंगी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जितना भी साइंस से रिलेटेड जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उसकी जड़ अगर कोई है तो ये साइंस है। अगर साइंस को हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जितने भी हम थियरी पढ़ेंगे, जितने सिद्धांत पढ़ेंगे, उन सभी सिद्धांतों को रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। समझने के लिए आपको क्लास 6, 7, 8 की जो साइंस की बुक है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी ने पूछ दिया कि दाब किसे कहते हैं, व्हाट इज प्रेशर, तो किताबों में 9 10 में लिखा ही है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द फोर्स इज एक्टिंग एट यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। लेकिन 9 10 11 12 में जो चीजें मिलेगी आपको
वो चीजें थियरी के बेस पर आगे की चीजें रहेगी, लेकिन अगर उसी प्रेशर को हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं, 7 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया है हमने क्या सीखा, या बूझो सहेली से रिलेटेड चीजें करके बताया गया है कि देखिए अगर ठंडी के समय में आप रजाई ओढ़ के सोए हैं, कोई छोटा बच्चा रजाई पर हाथ रख दिया तो जहां हाथ रखा वहां पर दब जाएगा, यानी पूरी रजाई पर उसने हाथ नहीं रखा, एकांक क्षेत्रफल पर उसने हाथ रखा तो वहां पर दब गया, उसी दबाव को हम प्रेशर कर दिए। तो क्लास 6, 7, 8 में छोटी छोटी चीजों का एक अच्छा उदाहरण है, अगर उसको हमने समझ लिया तो दाब से रिलेटेड जितने पार्ट हैं, वायुमंडलीय दाब क्या है, वायु दाब क्या होता है, फिर लिक्विड प्रेशर क्या होता है, गैस प्रेशर क्या होता है, अगर हम प्रेशर समझ जाएंगे तो इन सभी चीजों को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। दाब के बारे में अगर हम जान गए तो वायुमंडलीय दाब बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वायु का जो है घेरा है, जो पृथ्वी को चारों से घेरे हुए है, वो किसी भी इंसान पर, किसी वस्तु पर कितना दाब लगाता है। नॉर्मली में देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वह इस प्रेशर को सहने के योग्य बन चुका है। नहीं तो ये जो वायुमंडलीय दाब है, आप समझ लीजिए कि नीचे लेटे हुए हैं और एक हाथी अपना पैर रख देगी, तो जितना पैर लगा रख करके जितना प्रेशर लगाएगी उतना वायुमंडलीय दाब सोचिए कि हर एक वस्तु पर लग रहा है। लेकिन हमारा शरीर उस एटमॉस्फेयर में परिवर्तित हो चुका है जिसके कारण हमको नहीं अनुभव। तो यही सारी चीजें हैं। आज हम चलते हैं, देखते हैं कि इन सभी ब्रांचेस की क्लियर डिफिनीशन क्या है। मेनली फोकस है क्लियर डिफिनीशन। तो विज्ञान के बारे में हमने बता चुका है पिछली वीडियो में कि किसी भी विषय के बारे में प्रयोग एवं प्रेक्षणों के आधार पर सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इन इंग्लिश, on the basis of practically and experimentally knowledge about any subject, systematic, organized and generalized knowledge are known as science। ये साइंस की डिफिनेशन। अब देखा जाए तो साइंस के देयर आर 3 पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। तो फिजिक्स को अगर देखा जाए तो ये साइंस की ब्रांच है। मतलब हम कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ की स्थितिज, गतिज, उनमें होने वाले परिवर्तन और उनका मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान का। In English, the branch of science in which we are reading as any object has static, kinetic, their work function and its usage in human life are called as physics। Next, chemistry, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी तत्व अथवा यौगिक की आणविक संरचना, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उसके पश्चात बनने वाले उत्पाद और उस उत्पाद का मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। The branch of science in which we are reading as any element or compound has molecular structure, chemical reaction, after reaction their product and these product used in human life are known as chemistry। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की परिभाषा अगर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
सभी सजीव, अब सजीव में जीव जंतु और वनस्पति दोनों आ जाएंगे। सभी सजीव के अंगों के क्रियाकलाप, उनकी बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना एवं उन अंगों का मानव जीवन में उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर रीडिंग एज एनी लिविंग थिंग हैज इनर स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, their work function, its organs and usage in human life are known as biology. एक आर्गन मान लीजिए हार्ट है, किडनी है, हमें पता होना चाहिए कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, ये शरीर में कहाँ स्थित है। हर एक एनिमल में अलग जगह किडनी होता है, अलग उसका स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए ह्यूमन है तो यहाँ पर किडनी है। अब इस किडनी का इनर स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर, इसका वर्क फंक्शन के बारे में हम जो जानते हैं, ये सारी चीजें इसी बायोलॉजी में आती है। अगर मान लीजिए कि एक डॉक्टर को ऑपरेशन करना है किडनी का, तो उसे तो जरूर पता रहेगा कि किडनी होती कहाँ है, तो वहीं पर ऑपरेशन करके किडनी निकाल देगा, दूसरी किडनी लगा देगा, सही। लेकिन एक आदमी जिसको पता नहीं है कि शरीर में कहाँ किडनी है, अपने हाथ से लिया, सब ये सब चीजें सीजर उजर पूरा चीर फाड़ कर दिए, तो क्या वो ऑपरेशन सफल होगा? तो हर एक अंग का क्रियाकलाप, वो अंग स्थित कहाँ पर है, उसका इनर स्ट्रक्चर क्या है, आंतरिक संरचना क्या है, बाह्य संरचना कैसी है, उसका मानव जीवन में उपयोग कहाँ, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बायोलॉजी का, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर रीडिंग एज any living thing has inner structure, outer structure, its organ, work function of organ and its usage in human life are known as biology. नेक्स्ट अगर चला जाए तो इस फिजिक्स की 3 ब्रांचेज हैं। इस फिजिक्स की 2 ब्रांचेज, एक है मैकेनिक्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जो हम 11-12 में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मैकेनिक्स, यांत्रिकी, जिसको फिजिक्स फर्स्ट हम लोग बोलते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बने हुए यंत्र की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, क्रियाकलाप और उस यंत्र का मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाती है। यानी अगर हमने एक फैन बना दिया, पंखा बना दिया, तो उसमें फिजिक्स के सारे लॉ हमने लगाए, सारे सिद्धांत लगाए, अब बन के पंखा तैयार हो गया, तो ये भी पता होना चाहिए कि इसका मानव जीवन में उपयोग कहाँ है। अगर मानव जीवन में उपयोग नहीं है तो वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, उसके वर्क फंक्शन पता होने चाहिए, और वह जो चीज बना हुआ है वह कितना मानव जीवन के लिए उपयोगी है, ये भी पता होना चाहिए। यानी मैकेनिक्स की इंग्लिश में अगर परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर रीडिंग एज एनी सबस्टेंस which has made up of our environment, machines, its work functions and its product usage in human life are known as mechanics. Okay, next है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैद्युतिकी। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत से चलने वाले यंत्रों के क्रियाकलाप, आवेश, कूलाम का नियम, ऐसे जो भी चीजें हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युतिकी का। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी आर रीडिंग एज ऑल सबस्टेंस विच आर वर्क फंक्शन बाय इलेक्ट्रिक करेंट and its usage in human life, work function are called as physics or called as electrostatics.
नेक्स्ट अगर चला जाए तो केमिस्ट्री की दो ब्रांचेज है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो कार्बनिक रसायन के बारे में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन से बने हुए तत्वों या यौगिकों की आंतरिक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना, उनके रासायनिक अभिक्रियाएं, उनसे बनने वाले उत्पाद और उस उत्पाद का मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन करते हैं रसायन। ये कार्बनिक रसायन कहलाता है। The branch of chemistry in which we are reading as 电量低， which compound that have made up of carbon and its work, its chemical reaction. After chemical reaction, their products and products are used in human life are known as organic chemistry. Okay. Next, inorganic chemistry और कार्बनिक रसायन, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वे यौगिक जो कार्बन से नहीं बने हुए, उनके रासायनिक अभिक्रियाएं, उनसे बनने वाले उत्पाद और उस उत्पाद का मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी आर रीडिंग एज which compound that have not made up of carbon, 电量 their 低， work function, their reaction, after reaction their product and products are used in human life are known as inorganic chemistry. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हम 11th-12 में पढ़ते हैं। पहला होता है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। तो 电量 जंतु 低， विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं के अंगों के क्रियाकलाप, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उनका मानव जीवन में उपयोग का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर रीडिंग एज ऑल एनिमल्स 电量低， that have organs, the work function of organs, the inner structure and outer structure of organs and its usage in human life are known as zoology. नेक्स्ट है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों अथवा वनस्पतियों 电量低， की आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, उनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उन अभिक्रियाओं से बनने वाले उत्पाद एवं उस अंगों के क्रियाकलाप के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर रीडिंग एज all plants has inner structure, outer structure, their work function and its plant are used in human life are known as botany. ये हो गई टोटल डिफिनीशन, हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स के टोटल डिफिनीशन। अब इसमें सभी जो भी पार्ट्स हैं साइंस के, उनके जो 电量低， वैज्ञानिक हैं जिनको जन्मदाता कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो फिजिक्स के जो जनक हैं वो न्यूटन को बोलते हैं। न्यूटन को फिजिक्स का जनक कहते हैं, भौतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। जबकि आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन है। अगर केमिस्ट्री देखा जाए, रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी ल्यूवेनहॉक है। द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी ल्यूवेनहॉक। और तीसरा है बायोलॉजी,
तो बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। द फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु। फिर अगर देख लिया जाए कि बॉटनी के जनक कौन है, तो बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस है। द फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी जंतु विज्ञान के 电量 जनक 低， चर्चिल डार्विन है। द फादर ऑफ जूलॉजी इज चर्चिल डार्विन। और इसी तरह से ये सारी चीजें हैं। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एंड थैंक्स वेरी मच।